आज हम आप लोगों को विद्युत जनित्र अथवा इलेक्ट्रिक जनरेटर के बारे में बताएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं। विद्युत जनित्र अथवा इलेक्ट्रिक जनरेटर को डायनमो के नाम से भी जाना जाता है। डायनमो, विद्युत जनित्र अथवा डायनमो एक ऐसा यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो इसका अर्थ हुआ कि विद्युत जनित्र एक ऐसी विद्युत चुंबकीय मशीन है जिसके द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। यानी इस मशीन के द्वारा जो यांत्रिक ऊर्जा होती है उसको विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। ये विद्युत जनित्र ऐसी मशीन होती है। विद्युत जनित्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। और ये किस सिद्धांत पर आधारित है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। मतलब इसका कार्य फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। यदि आप लोग फैराडे के नियम अच्छे से समझना चाहते हैं तो मेरे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। तो इस प्रकार से विद्युत चुंबकीय प्रेरण की क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग विद्युत जनित्र अथवा डायनमो में किया जाता है। आप लोगों को बताते चलें कि विद्युत जनित्र दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रत्यावर्ती धारा जनित्र अथवा एसी जनरेटर और दूसरा है दिष्ट धारा जनित्र अथवा डीसी जनरेटर। तो विद्युत जनित्र कितने प्रकार के हुए? दो प्रकार के हुए। पहला एसी जनरेटर और दूसरा डीसी जनरेटर। तो प्रत्यावर्ती धारा को उत्पन्न करने के लिए प्रत्यावर्ती धारा डायनमो या जनित्र का उपयोग किया जाता है। अगर प्रत्यावर्ती धारा को उत्पन्न करना है तो प्रत्यावर्ती धारा डायनमो या एसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है। और दिष्ट धारा को उत्पन्न करने के लिए दिष्ट धारा डायनमो या जनित्र का उपयोग किया जाता है या डीसी का उपयोग किया जाता है। चलिए इन दोनों को एक एक करके समझ लेते हैं। तो पहले है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र अथवा एसी जनरेटर। तो प्रत्यावर्ती धारा जनरेटर से यांत्रिक ऊर्जा को प्रत्यावर्ती विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। यानी ये ऐसा जनरेटर है जिससे यांत्रिक ऊर्जा को प्रत्यावर्ती विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। चलिए जानते हैं कि ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है। यानी कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र या एसी जनरेटर का सिद्धांत समझ लेते हैं। तो जब किसी बंद कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घुमाया जाता है तो उसमें से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन होता रहता है, जिसके कारण कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और विद्युत धारा बहने लगती है। इस प्रकार कुंडली को घुमाने में व्यय यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। तो सिद्धांत क्या है? बताया गया कि जब किसी बंद कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घुमाते हैं, कोई बंद कुंडली है उसको चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकों के बीच में तेजी के साथ घुमाया जाता है, तो उसमें जो गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स है वो लगातार उसमें परिवर्तन होता रहता है, चुंबकीय फ्लक्स में या चुंबकीय बल रेखाओं में, जिसके कारण जो कुंडली है उसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और विद्युत धारा बहने लगती है। तो इस प्रकार बताया गया कि कुंडली को घुमाने में व्यय जो यांत्रिक ऊर्जा है वही यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। तो विद्युत वाहक बल क्या है, चुंबकीय फ्लक्स क्या है, यदि आप लोग नहीं जानते हैं तो मेरे चैनल पर इन पर वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। चलिए अब प्रत्यावर्ती धारा जनरेटर की संरचना को समझ लेते हैं। तो ये जो चित्र आप देख रहे हैं ये प्रत्यावर्ती धारा जनरेटर का रेखा चित्र है, जिसमें इसके चार प्रमुख भाग दिखाए गए हैं। पहला भाग क्षेत्र चुंबक या फील्ड मैग्नेट कहलाता है, यानी ये वाला भाग। दूसरा आर्मेचर, तीसरा सर्पी वलय या स्लाइडिंग रिंग्स कहलाता है तथा चौथा भाग है ब्रुश। चलिए इन सभी भागों को एक एक करके समझ लेते हैं। तो पहला भाग है क्षेत्र चुंबक या फील्ड मैग्नेट। तो यह एक शक्तिशाली घोड़े के नाल की आकृति का चुंबक होता है। जैसे घोड़े की नाल होती है बिल्कुल उसी आकृति का चुंबक होता है। ये जो आप N और S वाला भाग देख रहे हैं यही है क्षेत्र चुंबक। यह घोड़े की नाल का जैसा होता है, जैसे घोड़े की नाल होती है। इसका उत्तरी ध्रुव N कहलाता है और दक्षिणी ध्रुव S है। तो इसी में कुंडली घूमती रहती है, यानी इसी के बीच में ये जो कुंडली है ये घूमती रहती है
और कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है। अब जब कुंडली में धारा प्रवाहित की गई, करंट डाला गया, तो धारा प्रवाह से चुंबक में ये N ध्रुव और S ध्रुव बनता है। जैसे ही धारा प्रवाहित की गई तो N और S ध्रुव बन जाते हैं और प्रबल चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है। इस प्रकार से ये हो जाएगा क्षेत्र चुंबक। फिर आते हैं आर्मेचर पर। तो यह एक आयताकार कुंडली होती है। जो आर्मेचर है यह एक आयताकार कुंडली है जो नर्म लोहे के क्रोड पर तांबे के तार के बहुत से फेरों को लपेट कर बनाई जाती है। एक नर्म लोहे का क्रोड होता है तो तांबे के तार होते हैं, उसी को बहुत सारे फेरों से लपेट कर बनाई जाती है। जो ये आप ए बी सी डी आयताकार कुंडली देख रहे हैं, यही है आर्मेचर, यानी इसी को आर्मेचर कहा जाता है, जिस पर पृथक्कृत तार लिपटे होते हैं, यानी अलग अलग तार लिपटे होते हैं। इस कुंडली ABCD को क्षेत्र चुंबक के ध्रुव खंडों NS के बीच रखा गया है। जो NS क्षेत्र चुंबक थे उसी के बीच में ये ABCD जो आर्मेचर है इसको रखा गया है और किसी बाह्य शक्ति से इसे अक्ष के परितः घुमाया जाता है। कोई बाह्य शक्ति है, चाहे इंजन हो चाहे जो हो, उससे इसके अक्ष के परितः घुमाते हैं। मतलब बीच में रखा गया है और टरबाइन या पेट्रोल इंजन से इसे तेजी के साथ घुमाया जाता है। फिर अगला भाग है सर्पी वलय। सर्पी वलय क्या है? तो कुंडली पर लिपटे तार के दोनों सिरे क्रमशः धातु के दो छल्लों C1 और C2 से जुड़े होते हैं। C1 और C2 से जुड़े हैं जो दो छल्ले हैं और आर्मेचर के साथ घूमते रहते हैं। इनको सर्पी वलय या स्लिप रिंग कहा जाता है। सर्पी वलय कहते हैं या स्लिप रिंग्स कहते हैं। तो ये जो छल्ले हैं इन्हें ही सर्पी वलय कहा जाता है। अब आपको समझ में आ गया होगा। तथा ये एक दूसरे से अलग अलग रहते हैं, यानी एक दूसरे में चिपकते नहीं, अलग अलग है, मतलब एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते हैं और कुंडली के साथ उस अक्ष पर घूमते रहते हैं। फिर आते हैं अगले ऑप्शन पर, यानी अगले भाग पर, ब्रुश पर। तो सर्पी वलय C1 और C2 हमेशा ग्रेफाइट की बनी दो बुरुश कौन कौन से? X और Y। क्या कहा गया है कि सर्पी वलय C1 और C2 हमेशा ग्रेफाइट की बनी दो बुरुशों, कौन कौन सी बुरुश? X और Y को स्पर्श करते रहते हैं। यानी सर्पी वलय को बुरुश X और Y छूती रहती है। ये बुरुश स्थिर रहते हैं। जो ये छल्ले हैं ये बुरुशों के बीच फिसल फिसल कर घूमते रहते हैं और ये जो छल्ले हैं इन्हीं बुरुशों के बीच में फिसलते रहते हैं और फिसल फिसल कर घूमते रहते हैं। इन बुरुशों का संबंध उस बाह्य परिपथ से होता है, बाहरी परिपथ से होता है जिसमें विद्युत धारा भेजनी होती है। चलिए अब इसकी कार्यविधि को समझ लेते हैं। तो प्रत्यावर्ती धारा जनरेटर की कार्यविधि। जब आर्मेचर कुंडली ABCD घूमती है, जो आर्मेचर कुंडली ABCD है, यह जब घूमती है तो कुंडली में से होकर जाने वाली फ्लक्स रेखाओं की संख्या में परिवर्तन हो जाता है। यानी चुंबकीय बल रेखाओं की जो संख्या है उसमें चेंजेस आ जाते हैं, परिवर्तन हो जाता है। अतः कुंडली में धारा प्रेरित हो जाती है, यानी कुंडली में धारा बन जाती है, बहने लगती है। मान लेते हैं कि कुंडली दक्षिणावर्त या कह लीजिए क्लॉकवाइज दिशा में घूम रही है। अगर इसको माना जाए कि कुंडली क्लॉकवाइज दिशा में घूम रही है तथा किसी क्षण क्षैतिज अवस्था में है, और कोई क्षण ऐसा आता है जब वो क्षैतिज अवस्था में होती है घूमते हुए ही, इस क्षण कुंडली की भुजा AB ऊपर उठ रही है। यानी उस क्षण अगर देखा जाए तो कुंडली की जो भुजा AB है ये ऊपर की ओर उठ रही है तथा भुजा CD जो CD है ये नीचे की ओर आ रही है। जब वो ऊपर की ओर उठेगी तो ये नीचे की ओर आएगी। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार, यदि आप लोग फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, बाएं हाथ का नियम वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल में फुल वीडियो अपलोडेड है, अच्छे से समझाया हुआ है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार इन भुजाओं में प्रेरित धारा की दिशा वही है जो आपको चित्र में एरो के माध्यम से दिखाया गया है। अतः धारा ब्रुश X से बाहर जा रही है। कहने का मतलब है कि जो धारा ब्रुश X है उससे बाहर की ओर जा रही है, या कह लीजिए कि यह ब्रुश धन ध्रुव कहलाता है। तथा बुरुश Y पर वापस आ रही है, X से बाहर जा रही है, जैसा कि आपको चित्र में दिख भी रहा है, X से बाहर जा रही है
और Y पर वापस आ रही है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो पुरुष X है वो धन ध्रुव है और जो पुरुष Y है वो ऋण ध्रुव है। क्यों? क्योंकि X बाहर जा रही है, जो X है धारा इससे बाहर जा रही है और जो Y है इससे वापस आ रही है। तो जैसे ही कुंडली अपनी ऊर्ध्वाधर स्थिति से गुजरेगी, यानी जब ऊर्ध्वाधर स्थिति होगी और उस समय गुजरेगी, भुजा AB नीचे की ओर आने लगेगी तथा CD ऊपर की ओर जाने लगेगी। अब बिल्कुल उसके उल्टा हो जाएगा, जैसे पहले बताया गया था। ऊर्ध्वाधर स्थिति से गुजरेगी तब क्या होगा, भुजा जो AB है ये नीचे की ओर आने लगेगी और जो भुजा CD है ये ऊपर की ओर जाने लगेगी। अब धारा बुरुष Y से बाहर जाएगी। अब जो बुरुष Y है उससे धारा बाहर जाएगी तथा बुरुष X पर वापस आएगी। Y से बाहर जाएगी और X पर वापस आएगी। इस प्रकार आधे चक्कर के बाद बाह्य परिपथ में धारा की दिशा बदल जाएगी। यानी जैसे ही आधा चक्कर होगा तो बाहरी जो परिपथ है उसमें धारा की दिशा चेंज हो जाएगी या बदल जाएगी। अतः परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा या अल्टरनेटिंग करंट या AC उत्पन्न होती है। आजकल जितने भी विद्युत शक्ति संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं उनमें अधिकांश में प्रत्यावर्ती विद्युत धारा या AC का उत्पादन ही होता है। DC की तुलना में AC का एक महत्वपूर्ण लाभ यह है कि विद्युत शक्ति को सुदूर स्थानों पर बिना अधिक ऊर्जा क्षय किए प्रेषित किया जा सकता है, यानी बिना ऊर्जा अधिक व्यय किए उसको भेजा जा सकता है। यदि आप लोग AC और DC में अंतर देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं।